Hello students, today I will discuss about DNA replication. DNA replication occurs during S phase of cell cycle. जब हम लोग सेल साइकिल डिस्कस कर रहे थे तभी हमने सेल साइकिल को इंटरफेज और एमफेज ये दो पार्ट में डिवाइड किया था। इंटरफेज में 3 सब स्टेज होते हैं, G1, S एंड G2। S फेज में DNA का रेप्लिकेशन होता है। डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में होता है और रेप्लिकेशन का मतलब क्या है? रेप्लिकेशन मीन्स सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। सो डीएनए के नए स्ट्रैंड की सिंथेसिस को डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। अब ये डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है, इसके कितने मेथड्स होते हैं, किस तरह से डीएनए का कॉपी तैयार होता है, इसके लिए हमारे पास कई सारे मॉडल्स हैं। कुछ मॉडल्स को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे पहला मॉडल है कंजर्वेटिव मॉडल, सेकेंड इज सेमी कंजर्वेटिव मॉडल एंड थर्ड इज डिस्पर्सिव मॉडल। फर्स्ट इज कंजर्वेटिव मॉडल। इस मॉडल के अनुसार, वैसे इसमें से जितने मॉडल हैं सारे मॉडल हमारे डिस्कार्ड हो चुके हैं, सिर्फ एक ही मॉडल हमारे पास एक्सेप्टेड है, दैट मॉडल इज सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। लेकिन हम लोग ब्रीफ में सबको देखेंगे कि कहाँ पर कैसे बताया गया था और क्यों डिस्कार्ड हो गया। पहला मॉडल है कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव मॉडल कहते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान जो पेरेंटल स्ट्रैंड होते हैं, ये पेरेंटल स्ट्रैंड डॉटर्स में नहीं जाते, बल्कि इस पेरेंटल स्ट्रैंड को हम सिर्फ टेम्पलेट के जैसा यूज करते हैं और जब नए स्ट्रैंड की सिंथेसिस हो जाती है तो पेरेंटल स्ट्रैंड रिज्वाइन करके जैसे थे वैसे हो जाते हैं और दोनों डीएनए स्ट्रैंड हमारे पास जो न्यूली सिंथेसाइज होते हैं वो फ्रेश होते हैं, उसमें पेरेंट का कुछ भी नहीं आता, पेरेंटल फीचर कंजर्व रह जाता है पूरी तरह से। सो दिस मेथड इज कंजर्वेटिव मेथड। सो कंजर्वेटिव मेथड क्या कह रहा है? ये मेथड के अनुसार conservative method states that during DNA replication, during DNA replication, parental strand only acts as template. Parental strand only acts as template and is conserved during replication, during synthesis of new strand, यानी नए स्ट्रैंड की सिंथेसिस में ये कंजर्व रह जाता है, इसको हम यूटिलाइज नहीं करते, ये हमारा खर्च नहीं होता। अगर इसके मॉडल को हम लोग ऐसे देखें तो सपोज ये पेरेंटल स्ट्रैंड है, यहाँ पर ये सीक्वेंस मान लिया कि ये ATGC का सीक्वेंस पेरेंट के पास है, तो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगी यहाँ पर। इस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड में सीक्वेंस A के अपोजिट T के अपोजिट A, G के अपोजिट C और C के अपोजिट G हो। जब हमें डीएनए रेप्लिकेशन करना होगा तो हम इस पेरेंटल स्ट्रैंड को सेपरेट कर देंगे और सेपरेट करने के बाद एक डीएनए स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करेंगे। तो एक डीएनए स्ट्रैंड हमारा यहाँ और एक डीएनए स्ट्रैंड हमारा यहाँ सिंथेसाइज हो। इस डीएनए स्ट्रैंड में A के अपोजिट T के अपोजिट A, G के अपोजिट C आएगा, C के अपोजिट G आएगा। इसके यहाँ पर T के अपोजिट A आएगा, A के अपोजिट T आएगा, C के अपोजिट G आएगा और G के अपोजिट C आएगा। जब ये स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो गया तो ये पेरेंटल स्ट्रैंड रिज्वाइन हो गए, T A C G, ये दोनों रिज्वाइन होकर के डॉटर स्ट्रैंड बना लिया A T G C, और जो पेरेंट स्ट्रैंड है ये डॉटर स्ट्रैंड बन गया। जितने स्ट्रैंड नए सिंथेसाइज हुए ये डॉटर स्ट्रैंड एक तरफ आ गया और जो पेरेंटल स्ट्रैंड था ये पेरेंटल स्ट्रैंड फिर से जैसे था वैसे हो गया। कैसे था ये? तो A T G C, ये T A C G। इस तरह से पेरेंट के स्ट्रैंड को सिर्फ आपने टेम्पलेट बनाकर यूज किया, इसको नए स्ट्रैंड में बिल्कुल भी इसकी कोई भी चीज एंटर नहीं करी, इसलिए पेरेंटल फीचर पूरी तरह से पेरेंट्स में कंजर्व रह गया। सो दिस इज कंजर्वेटिव मॉडल। सेकेंड मेथड इज सेमी कंजर्वेटिव। दूसरा मेथड हमारा सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। दिस मॉडल स्टेट्स दैट during DNA replication
50% DNA is newly synthesized and 50% DNA is parental type। यानी जब हम DNA का रेप्लिकेशन करते हैं तो रेप्लिकेशन के दौरान हमारे पास पेरेंटल DNA को देख करके हम टेम्पलेट बनाते हैं और उस टेम्पलेट से हम कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग करके नए DNA स्ट्रैंड की सिंथेसिस करते हैं। फिर जो डॉटर स्ट्रैंड होता है उस डॉटर स्ट्रैंड में एक पेरेंटल टाइप होता है और एक हमारे पास न्यूली सिंथेसाइज होता है, यानी पेरेंटल फीचर 50% डॉटर्स में जाता है, इसलिए ये मेथड 50% कंजर्व रहता है पेरेंट्स के पास, 50% इसका डॉटर्स में जाता है। सो दिस मेथड इज सेमी कंजर्वेटिव मेथड। क्या कहता है ये मॉडल? दिस मॉडल स्टेट्स दैट during DNA replication, this model states that during DNA replication, 50% DNA is parental type. During DNA replication, parental DNA strand is used 50% of the newly synthesized DNA strand is parental type कैसे देखें? हमारे पास ये पेरेंटल स्ट्रैंड है और इस पेरेंटल स्ट्रैंड पर मान लो वही सीक्वेंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ATGC। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या सीक्वेंस होगा बोलो? A के अपोजिट T के अपोजिट A, G के अपोजिट C के अपोजिट G। जब DNA एप्लीकेशन करेंगे तो ये ओपन होगा और ये ओपन होने के बाद हम एक नए स्ट्रैंड की सिंथेसिस करेंगे और एक नए स्ट्रैंड की सिंथेसिस करेंगे। जो नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा उसमें A के अपोजिट T आएगा, T के अपोजिट A आएगा, G के अपोजिट C आएगा, C के अपोजिट G आएगा। यहाँ पर भी T के अपोजिट A आएगा, A के अपोजिट T आएगा, G के अपोजिट C आएगा, C के अपोजिट G आएगा। ये हमारा डॉटर स्ट्रैंड हुआ। ये डॉटर स्ट्रैंड में 50% स्ट्रैंड हमारे पास पेरेंट का है, 50% हमारा डॉटर का है। तो ये मेथड हमारे पास सेमी कंजर्वेटिव मेथड है। ठीक है, ये दूसरा मेथड था सेमी कंजर्वेटिव। थर्ड मेथड इज डिस्पर्सिव। इस मॉडल के अनुसार DNA रेप्लिकेशन के दौरान छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में टूटता है और ईच फ्रैगमेंट में टूटता है ये इसके बाद हम एक नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज करते हैं और इस तरह से जो DNA हमारे पास बनता है उसमें एक स्ट्रेच नया होता है, एक स्ट्रेच पुराना होता है, यानी एक स्ट्रेच हम न्यू सिंथेसाइज करते हैं और एक स्ट्रेच हमारे पास पुराना बनता है। ये मेथड हमारे पास डिस्पर्सिव है। क्या कहता है ये? अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, during replication DNA breaks into small stretches, into small fragments which synthesizes new strand, और फिर ये इस तरह से अरेंज हो जाते हैं कि हमारे पास जो डॉटर DNA बनता है उस डॉटर DNA में एक पार्ट पेरेंटल होता है, एक पार्ट डॉटर होता है, एक पार्ट पेरेंटल होता है, एक पार्ट न्यू होता है। कुछ इस तरह से ये सिंथेसाइज होता है जिसको डिस्पर्सिव मेथड कहते हैं। अब एक्चुअल में ये तीन मेथड हमारे पास सजेस्ट हुए तो वाकई हमारा DNA रेप्लिकेशन कैसे होता है? ये तो मॉडल्स थे। अब इस मॉडल से हमारे पास ये समझ में नहीं आया कि DNA रेप्लिकेशन रियल कंडीशन में कैसे होता है। क्या DNA रेप्लिकेशन कंजर्वेटिव है, सेमी कंजर्वेटिव है या डिस्पर्सिव है? इसके लिए हमारे पास एक्सपेरिमेंटल प्रूफ
कई सारे एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, जिसमें से पहला एक्सपेरिमेंट हमारे पास टेलर ने प्रपोज किया। टेलर एक साइंटिस्ट है और उसने हमें फर्स्ट एक्सपेरिमेंट करके बताया कि, और उनके एक्सपेरिमेंट का नाम था क्रोमोसोम रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। यानी पहले उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करने के बाद उनको पता चला कि एक्चुअल में जो डीएनए रेप्लिकेशन या क्रोमोसोम रेप्लिकेशन होता है दिस इज एक्चुअली सेमी कंजर्वेटिव। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट का नाम रखा क्रोमोसोम रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। ध्यान देंगे क्वेश्चन नीट का आता है, क्रोमोसोम रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। नीट में क्वेश्चन आता है कि किस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। अगर डीएनए रेप्लिकेशन वर्ड यूज होता है क्वेश्चन में, देन सेकेंड एक्सपेरिमेंट जो हम लोग डिस्कस करेंगे मेजल्सन एंड स्टॉल का, वो आएगा। और अगर क्वेश्चन आता है क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, देन हम लोग अभी जो एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे वो वाला आएगा। यानी क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन में टेलर का एक्सपेरिमेंट फर्स्ट होगा, और अगर डीएनए रेप्लिकेशन है देन मेजल्सन एंड स्टॉल का एक्सपेरिमेंट हमारे पास पहला होगा। ठीक है, तो क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, ये एक्सपेरिमेंट किया टेलर ने एक्सपेरिमेंट किया एक प्लांट पर, एंड द प्लांट वाज विसिया फावा, कॉमन नेम इज ब्रॉड बीन, इस प्लांट को, विसिया फावा प्लांट को सेवरल जनरेशंस तक रेडियो एक्टिव ट्राइटिएटेड थायमिडिन मीडियम पर, रेडियो एक्टिव नाइट्रोजनस बेस डाला, ट्राइटिएटेड थायमिडिन मीडियम पर इस प्लांट को तब तक ग्रो करवाया जब तक इस प्लांट के दोनों क्रोमोसोम स्ट्रैंड, मतलब एक क्रोमोसोम के दोनों डीएनए स्ट्रैंड जब तक रेडियो एक्टिव नहीं हो गए तब तक इस प्लांट को इस मीडियम पर ग्रो करवाया। सपोज इस विसिया फावा प्लांट का ये क्रोमोसोम या डीएनए था, इस पर रेडियो एक्टिव मीडियम पर ग्रो करवाने के बाद ये इसका रेडियो एक्टिव थायमिडिन जब दोनों स्ट्रैंड में इनकॉर्पोरेट कर गया तो मान लो इसका डीएनए ऐसे हो गया। अब जब दोनों स्ट्रैंड इसका रेडियो एक्टिव हो गया, देन दिस विसिया फावा प्लांट वाज ट्रांसफर्ड टू नॉर्मल थायमिडिन मीडियम। इसके बाद इस प्लांट को ट्रांसफर किया गया नॉर्मल थायमिडिन मीडियम पर, और उसके बाद डीएनए के स्ट्रैंड को एक्सट्रैक्ट किया गया, और एक्सट्रैक्ट करके उसमें कैसा थायमिडिन है इसको मेजर किया गया। तो फर्स्ट जनरेशन जब इसके दोनों स्ट्रैंड रेडियो एक्टिव हो गए, इसके बाद इसको जब थायमिडिन पर डाला गया तो फर्स्ट जनरेशन के बाद ये देखा गया कि इसके पास 50% स्ट्रैंड, इसके डीएनए में 50% स्ट्रैंड कैसे है, तो 50% स्ट्रैंड इसके पास रेडियो एक्टिव है, 50% स्ट्रैंड इज रेडियो एक्टिव एंड 50% इज नॉर्मल, 50% इज नॉर्मल। तो इससे क्या पता चला, इससे पता चला कि जैसे सेमी कंजर्वेटिव मेथड हमें बताया गया था कुछ उस तरह से ये रेप्लिकेशन कर रहा है। फिर इसको एक जनरेशन तक और यहाँ पर छोड़ देंगे,
कंफर्म करने के लिए, रिस्क कवर करने के लिए कि देखें अब क्या होता है। तो अब हमारे पास एक जनरेशन और छोड़ देने के बाद ये दिखा कि हमारे पास देखो पेरेंटल स्टैंड कैसे थे। पेरेंटल स्टैंड हमारे पास ये रेडियो एक्टिव था, ये नॉर्मल था, ये रेडियो एक्टिव था, ये नॉर्मल था। तो अब हमारे पास एक जनरेशन के बाद जब ये नॉर्मल मीडियम में दूसरा जनरेशन इसका होगा तो हमारे पास क्या मिला, डीएनए रेप्लिकेशन होगा। जब डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो ये सारे थ्रेड हमारे ओपन होंगे, ये थ्रेड ओपन हो गया, ये थ्रेड भी ओपन हो गया, ये थ्रेड भी ओपन हो गया, ये थ्रेड भी ओपन हो गया। अब चूंकि मीडियम में सिर्फ नॉर्मल थायमिटिन है इसलिए आपने जो सिंथेसाइज करी डीएनए का जो सिंथेसिस किया वो कुछ इस तरह से डीएनए सिंथेसिस हमारे पास हुआ। इस डीएनए सिंथेसिस में अब हमारे पास लगभग 75% स्ट्रैंड कैसे हो गए, लगभग हमारे पास 75% स्ट्रैंड नॉर्मल हो गए और लगभग 25% स्ट्रैंड हमारे पास कैसे हो गए, लगभग 25% स्ट्रैंड हमारे पास रेडियो एक्टिव रहे। ऐसा कब संभव है, ऐसा तभी संभव है ना जब हमारा मेथड सेमी कंजर्वेटिव होगा। सेमी कंजर्वेटिव में पेरेंटल स्टैंड है और हम क्या कर रहे हैं तो न्यूली सिंथेसाइज कर रहे हैं। अभी जितना भी सिंथेसाइज होगा सभी नॉर्मल टाइप का होगा क्योंकि आपने रेडियो एक्टिव थायमिटिन को हटा दिया, यहाँ से मीडियम से आपने हटा दिया। तो अब जितने भी स्ट्रैंड होंगे सारे के सारे नॉर्मल होंगे। तो ये हमारे पास इस तरह से मिलेगा। अगला भी अगर इसको हम छोड़ दें एक जनरेशन और अगर हम कर दें तो लगभग हमारे पास 87.5% नॉर्मल स्ट्रैंड होंगे और लगभग 12.5% हमारे पास रेडियो एक्टिव होगा। तो इस मेथड, इस एक्सपेरिमेंट से टेलर ने विसिया फावा प्लांट पर जो इस एक्सपेरिमेंट को किया, इस एक्सपेरिमेंट से टेलर ने ये प्रूफ किया कि क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। यहाँ से हमें पता चला कि जो क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन होता है दिस इज सेमी कंजर्वेटिव। इसके बाद सेकेंड एक्सपेरिमेंट हमारे पास मेजरसन और स्टॉल ने किया। मेजरसन और स्टॉल ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसका नाम है डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। इस एक्सपेरिमेंट का नाम है डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। DNA replication is semi-conservative. The experiment was proposed by first experiment to show that DNA replication is semi-conservative is Michelson and Stahl experiment. इस एक्सपेरिमेंट को प्रपोज किया मेजलसन एंड स्टॉल ने। मेजलसन एंड स्टॉल ने इस एक्सपेरिमेंट को प्रपोज किया। इस एक्सपेरिमेंट में मेजलसन ने एस्चेरिचिया कोलाई इकोलाई बैक्टीरियम को यूज किया। इकोलाई बैक्टीरियम को हैवी नाइट्रोजन वाले मीडियम पर, इकोलाई बैक्टीरियम को हैवी नाइट्रोजन वाले मीडियम पर ग्रो करवाया। इस बैक्टीरियम का रेप्लिकेशन रेट यानी इसका सेल साइकिल 20 मिनट्स का होता है। तो इस बैक्टीरियम को हैवी नाइट्रोजन NH अमोनियम क्लोराइड NH4Cl में हैवी नाइट्रोजन को यूज किया गया और ये इसको न्यूट्रिएंट मीडियम में प्रोवाइड किया गया और इसलिए इसका नाइट्रोजन कैसा होगा, इसका नाइट्रोजन हैवी होगा क्योंकि जैसा न्यूट्रिएंट हम लोग मीडियम में देंगे वही न्यूट्रिएंट ये यूटिलाइज करेगा। तो इकोलाई को तब तक इस मीडियम पर ग्रो करवाया गया, हैवी नाइट्रोजन कंटेनिंग मीडियम पर, जब तक इकोलाई के सारे डीएनए स्ट्रैंड में हैवी नाइट्रोजन नहीं चला गया। यानी जब तक हैवी नाइट्रोजन सारे स्ट्रैंड में नहीं गया तब तक इस इकोलाई को कहाँ पर रखा गया, तब तक इस इकोलाई को इसी हैवी नाइट्रोजन वाले मीडियम में रखा गया। ठीक है। अब जब सारे स्ट्रैंड इसके हैवी हो गए तो सपोज ये इसका हैवी नाइट्रोजन का दोनों स्ट्रैंड में N15 हैवी नाइट्रोजन N15 होता है
N15 और लाइट नाइट्रोजन N14 होता है। तो इसको N15 वाले मीडियम पर डाला था, तो सारा दोनों स्ट्रैंड में डीएनए इसका N15 टाइप हो गया। जब इसके दोनों स्ट्रैंड N15 टाइप के हो गए, तब इस डीएनए को ट्रांसफर किया गया नॉर्मल लाइट नाइट्रोजन कंटेनिंग मीडियम में। इसके बाद इकोलाई को ग्रो करवाया गया उस मीडियम पर जहां पर लाइट नाइट्रोजन था, और इसके बाद ये देखा गया कि इसके जो डीएनए है ये ओपन होगा डीएनए स्ट्रैंड, और जब डीएनए स्ट्रैंड ओपन होगा तो एक स्ट्रैंड इसका, दोनों स्ट्रैंड खुलेगा, एक स्ट्रैंड इसका कैसा था, एक स्ट्रैंड इसका हैवी था N15 टाइप का, और एक स्ट्रैंड इसका N14 टाइप का। इसको डेंसिटी ग्रेडियंट के हिसाब से सेपरेट किया सीजियम क्लोराइड के मीडियम में, इसका सेंट्रीफ्यूगेशन करके, सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद सीजियम क्लोराइड मीडियम में सेंट्रीफ्यूगेशन करके डेंसिटी ग्रेडियंट के हिसाब से इसके स्ट्रैंड को सेपरेट किया गया हैवी और लाइट में। तो एक स्ट्रैंड इसका N14, एक N15, एक N14 और एक स्ट्रैंड N15 था, यानी 50% डीएनए पैरेंटल था, 50% डीएनए रेडियो एक्टिव था। फिर इसको इसी मीडियम पर नॉर्मल, इस मीडियम पर एक जनरेशन तक और छोड़ दिया गया जैसे वहां पर आपने किया था। अब हमारे पास देखिए पैरेंटल स्ट्रैंड कैसे हैं। अब हमारे पास एक पैरेंटल स्ट्रैंड ये सेपरेट हुआ, दूसरा पैरेंटल स्ट्रैंड भी सेपरेट हुआ, इधर ये पैरेंटल स्ट्रैंड भी सेपरेट हुआ और ये पैरेंटल स्ट्रैंड भी सेपरेट हुआ। अब हमारे पास इस स्ट्रैंड को देख करके नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज किया, इस स्ट्रैंड को देख के न्यू स्ट्रैंड सिंथेसिस हुई, इस स्ट्रैंड को देख के न्यू स्ट्रैंड सिंथेसिस हुआ और इस स्ट्रैंड को देख के न्यू स्ट्रैंड की सिंथेसिस हुई। अब हमारे पास N15, ये N15, ये N15 पूरे में से 2 में रह गए, बाकी सारे स्ट्रैंड N14 कंटेनिंग, सारे N14 कंटेनिंग हो गए। N14 इसको भी सीजियम क्लोराइड वाले मीडियम पे सेंट्रीफ्यूगेशन करके डेंसिटी ग्रेडियंट के हिसाब से सेपरेट कर लिया गया, और इस तरह से हमारे पास फिर से क्या हो गए, फिर से हमारे पास 75% लाइट नाइट्रोजन और 25% हैवी नाइट्रोजन N15 टाइप का डीएनए स्ट्रैंड मिला। हर बार ये प्रूफ हो रहा है कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है। अगर इसको एक जनरेशन तक और छोड़ दें तब हमारे पास क्या हो जाएगा, तब देखो हमारे पास ये पैरेंटल डीएनए सेपरेट हुआ, ये पैरेंटल डीएनए सेपरेट हुआ, ये पैरेंटल डीएनए सेपरेट हुआ, ये भी पैरेंटल डीएनए सेपरेट हुआ, ये पैरेंटल डीएनए सेपरेट हुआ, ये पैरेंटल डीएनए सेपरेट हुआ, ये पैरेंटल डीएनए सेपरेट हुआ और ये पैरेंटल डीएनए सेपरेट हुआ। इस पैरेंटल डीएनए सेपरेशन के बाद आपने न्यू स्ट्रैंड की सिंथेसिस की, आपने न्यू स्ट्रैंड को सिंथेसाइज किया, ये न्यू स्ट्रैंड की सिंथेसिस की, सारे लाइट नाइट्रोजन वाले हैं क्योंकि मीडियम में अब सिर्फ लाइट नाइट्रोजन बचा है, तो अब सारे स्ट्रैंड हमारे पास लाइट वाले हो गए। तो अब हमारे पास टोटल 16 डीएनए थ्रेड हो गए। इस 16 में से हमारे पास N15 वाले सिर्फ 2 रह गए और रिमेनिंग सारे हमारे कैसे हो गए, रिमेनिंग सारे हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 टोटल हमारे पास 14 स्ट्रैंड N14 टाइप के हुए। फिर से इसको भी उसी तरह से सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया सीजियम क्लोराइड में, और अभी हमारे पास लाइट और हैवी स्ट्रैंड का क्या परसेंटेज मिला, 87.5% ऑफ डीएनए इज हैवी एंड 87.5% डीएनए इज लाइट एंड 12.5% डीएनए इज हैवी। ये कब हो सकता है ऐसा,
जब हमारे पास डीएनए रेप्लिकेशन कैसा होगा, जब हमारे पास डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव तरीके से होगा, है ना। तो इस एक्सपेरिमेंट से मेजरसन और स्टर्ल ने प्रूफ किया कि डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। इसके पहले टेलर ने विसिया फावा प्लांट पर एक्सपेरिमेंट करके एक्सपेरिमेंट का नाम दिया था क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। क्लियर हो रहा है?